अस्सलाम वालेकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच। लास्ट आप लोगों ने राज को इतना ज़्यादा लाइक किया, उसका ज़बरदस्त फीडबैक दिया, और स्पेशली वो जो मीटर है जिससे एंटिटीज़ और स्पिरिट से मैंने बात की वो आपको बहुत अच्छा लगा। उस पर मैं एक स्पेशल प्रोग्राम भी करने जा रहा हूँ जिस पे आपको अच्छा लगेगा। और वो सवाल जो इस दफ़ा आपने देखे, मैंने 4-5 दफ़ा एक ही सवाल को बार बार पूछा, तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, वो इसलिए बार बार पूछा कि जब तक क्लियर कोई उधर से जवाब ना आ जाए तो मैं रिपीट करता रहा। लेकिन जो आगे प्रोग्राम में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा उसमें पूछूंगा यही सवाल, एक ही सवाल 5 दफ़ा पूछूंगा, लेकिन आपको एडिट करके एक ही दफ़ा दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जैसे ही सवाल पूछूंगा और उधर से क्लियर जिस वक्त मुझे जवाब मिल गया उस मीटर से, तो वही हिस्सा लगाऊंगा, यानी मेरा एक सवाल होगा और आगे उसका जवाब होगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए मैं 5-6 दफ़ा पूछता हूँ। इसी तरह वो प्रोग्राम जो आपने देखा उसमें वो कोई 40 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने, वो 2.5 घंटे की, कोई 3 घंटे की रिकॉर्डिंग, उसको एडिट कर करके लगाया, क्योंकि वरना बोरिंग हो जाता है। फ़ौरन साइन नहीं मिलते, काफ़ी देर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। जो आप लोग बताते हैं, जिस तरह का एक साइन मुझसे बहुत बड़ा मिस हुआ जो आपने मुझे बताया, और वो बहुत बड़ा साइन है, इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में नज़र भी आएगा। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम आपको जो लगेगा, मैं इस मीटर पे इंटरनेशनल लेवल है ये, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ राज को भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके आऊँ जो आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि ये वो गैजेट्स हैं जो साइंस बना रही है। वक्त जैसे जैसे तरक्की कर रहा है तो वैसे वैसे गैजेट भी जदीद होते जा रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है हर वो लेटेस्ट मीटर जो चीज़ कोस्ट हंटिंग के हवाले से मैं आपके सामने प्रोग्राम में पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाता हूँ, जिस तरह मैंने आपको लास्ट में कहा था, रुखसाना खान की मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, परी जिनके बस कबूतर के रूप में आती थी। तो मैंने कहा था उनके गोद में बैठा हुआ जो बेटा, वो आई थिंक 6 महीने का था शायद, तो उस परी ने वो पानी पी के बाकी उन पे फेंक दिया था। वो स्टोरी आपको यकीनन याद होगी। मुख्तसर सा मैं उनको 2-4 जुमलों में आपको याद भी करा देता हूँ। रुखसाना खान जो अकेली घर में रहती थी और एक कबूतर के रूप में परी उनके घर में आती थी, और वो उनको लेके मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों की उनको सैर कराती थी, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा। उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब उनकी शादी हो गई थी तो वो ढूंढते ढूंढते 1.5 साल 2 साल बाद वो परी उनके घर पहुंची थी और नाराज़ हुई थी कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया क्यों नहीं। और वो शदीद गुस्से में थी, लाल पीली हो रही थी। तो उसने पानी मांगा था, और रुखसाना खान ने जब उनको पानी दिया था तो उनकी गोद में उनका बेटा भी था। तो उस परी ने एक घूंट पानी का पिया था, लेकिन वो एक घूंट नहीं पिया था, शायद उसमें कुछ पड़ा भी था, और उसके बाद पानी रुखसाना खान के ऊपर उछाल दिया था, फेंक दिया था, जिसके बाद वो शदीद बीमार हो गई थी और बड़ी मुश्किलों से उनका इलाज हुआ, और उसके बाद वो जाके ठीक हुई थी। तो मैंने कहा था उनका जो गोद में जो बेटा था, उन्होंने मुझे बाद में एक और स्टोरी भी भेजी हुई थी, उनके साथ भी ज़िंदगी में कुछ हुआ था। तो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह वो सुनाऊंगा, तो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। कुछ लोग लगते हैं आप स्टोरी को लंबा बहुत करते हैं। देखिए, 2 लफ्ज़ों में भी मैं आपको सुना सकता हूँ। एक कबूतर आता था, रुखसाना खान के पास बैठता था और वो उसको घुमाने जाती थी, और एक दफ़ा परी नाराज़ होगी, उसने पानी डाल दिया, कहानी ख़त्म। एक्चुअली कहानी सुनाने का मतलब ये होता है, हमें जब बुजुर्ग बचपन में हमें जब सुनाते थे तो हम खो जाते थे कहानी में, हम अपने आप को उस कहानी में महसूस करते थे। हम दादी माँ को, नानी अम्मा को या किसी को ये नहीं कहते जल्दी बस वाइंड अप बताएं। तो कहानी सुनाने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को कहानी में इन्वॉल्व पाएं। तो जो उस कहानी की रिक्वायरमेंट है मैं वो पूरी कर रहा होता हूँ, उसको लंबा नहीं कर रहा होता हूँ। आप कहेंगे मैं शॉर्ट कर दूंगा, टू दी पॉइंट आपको सुना दिया करूँगा, बट डिपेंड ऑन यू कि आप क्या फरमाइश करते हैं। मैं तो हुक्म का गुलाम, जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। आज की स्टोरी रुखसाना खान का वो छोटा बेटा जो उनकी गोद में था, बहरोज़ खान नाम। मैं आपको अब तो अंदाज़ा हो चुका होगा, नाम जो होते हैं मैं फ़र्जी कर देता हूँ ताकि उनकी ज़िंदगियों में डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। बहरोज़ खान हसीनो जमील कड़ियल जवान, माँ इसकी जितनी इतनी खूबसूरत थी तो कैसे हो सकता खुदा बेटे को हुस्न ना देता। सो बेटा भी एक हसीनो जमील पैदा हुआ, ना सिर्फ हसीनो जमील बल्कि होनहार, फर्मा बरदार और बहुत भी अदब व आदाब वाला। जिस घराने में उसने आंख खोली थी वो एक ऐसा घराना था जो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने में और अदब व आदाब में बहुत आगे था। सो उस बहरोज़ खान के अंदर भी अल्लाह ताला ने तमाम क्वालिटीज़ डाली थी। बड़ा होता गया, स्कूल ख़त्म हुआ, और वो जब 18 साल का हुआ तो उसने फ़ैसला किया मुझे अपनी पढ़ाई को अब यहीं पे रोक देना चाहिए।
अब मुझे अपने बाप का हाथ बटाना चाहिए, जो बाप का बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उस बिजनेस के लिए जितनी मैंने पढ़ाई हासिल कर ली है काफ़ी है। वालिद ने मजबूर नहीं किया, उसने कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे खुशी होगी आप पढ़ना चाहते हो आगे पढ़ो बहरोज़ खान, और अगर बिज़नेस ज्वाइन करना चाहते हो ये तुम्हारा ही है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उसने फैसला किया कि मैं बिज़नेस ही ज्वाइन करूँगा और बाप का उसने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। बाप और बेटा, जो पहले ही एक सक्सेसफुल बाप था, कामयाब बाप था, हर जगह पे हाजी साहब के नाम से पहचाना जाता था। अब सब जगह पे लोगों को भी पता लग गया कि हाजी साहब का जवान खूबसूरत बेटा भी उनका साथ दे रहा है, और वो जो बिज़नेस तरक्की कर रहा था मज़ीद तरक्की करने लगा। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मंगवाते भी थे बाहर से, बहुत सारी चीज़ें भेजते भी थे, और दिन रात मेहनत के नतीजे में हर जगह पे ना सिर्फ एक अच्छी शोहरत पाई, बल्कि वो पैसा जो पहले ही घर में बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा घर आने लगा। बिजनेस टूर के लिए बहरोज़ खान कई दफ़ा अकेला भी जाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में जाना होता था तो वो अकेला जाता, और वहाँ पे जब पेमेंट मिलती तो वो पेमेंट लेके भी वापस घर आता, लेकिन हमेशा एक नौकर उसके साथ रहता। आबादी जूं जूं बढ़ती गई, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होता गया, गहमा गहमी बढ़ती गई, तो लाइटें भी लगती गई, तो उजाला ही उजाला होता गया। जबकि अब थोड़ा सा पहले चले जाएं तो उस वक्त इतनी लाइटें नहीं थीं, रोडें हर वक्त आबाद नहीं होती थीं, इक्का दुक्का गाड़ियां नज़र आती थीं। तो जो कोई भी लंबे टूर पे जाता था तो कोई ना कोई साथ अपने ज़रूर रखता था कि गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं सो ना जाऊं, या अगर एक थकता था तो दूसरा उसको गाड़ी को ड्राइव करता था। सो बहरोज़ खान का सिलसिला भी ऐसे था, वो अपने नौकर को लेके जाता, कभी खुद गाड़ी ड्राइव करता और कभी नौकर करता। और जब भी उसके बाद पेमेंट होती तो वो अपने घर जब फ़ोन करता तो वो बताता कि मैं थर्सडे वाले दिन घर आ रहा हूँ, लेकिन वो रवाना होता एक दिन पहले, यानी कि बुध को। और अगर वो कभी कहता कि मैं जुमे को आऊँगा तो वो रवाना होता हफ्ते को। उसकी रीज़न ये थी, ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में डकैतियाँ बहुत ज़्यादा थीं, स्पेशली उन इलाकों में जो वीरानों से गुजरते थे। यानी कि अगर आप कराची से पंजाब की तरफ आ रहे हैं तो आपको बहुत केयर करनी पड़ती थी ताकि रास्ते में ऐसे टाइम पे आएँ कि आपको डाकू लूट ना लें। और जब आपके पास कैश होता है तो आपको वैसे ही बहुत डर लगता है कि आपको वो रोक लेंगे। तो इसलिए वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से घर वालों को जब भी बताता कि मैं फलां डेट को आऊँगा तो एक दिन पहले या एक दिन बाद या 2 दिन बाद जाता। घर वालों को भी इस चीज़ का पता था कि वो ऐसा क्यों करता है, ताकि अगर इस आवाज़ को कोई फ़ोन को कोई सुन भी रहा हो, उनको पता था ये कैश लेके आते हैं, तो वो ट्रेस ना कर सके। ज़िंदगी इस तरह चलती रही। ऐसा ही हुआ कि एक दिन नौकर उसके साथ था और उसने कराची से घर फ़ोन किया कि मैं फ़लाँ दिन को आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं परसों रवाना हो जाऊँगा। वालिदैन ने उसी ने कहा ठीक है आप आ जाओ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कराची का एक ऐसा रूट था जिससे बहरोज़ खान पहले भी आया था, लेकिन इस रास्ते पे अक्सर जब वो रात को आता था तो एक काफ़ी किलोमीटर तक वीराना होता था। आबादी वैसे भी उन दिनों में बहुत कम थी और रोशनियाँ बहुत कम नज़र आती थी, जैसे मैंने पहले कहा। तो गाड़ी पे आते हुए जब वो वीराने से गुजरते थे तो वो सारा कच्चा रोड था, पक्का रोड भी नहीं था, सारी कच्ची सड़क थी। जब वो कच्ची सड़क से आते थे तो अक्सर दोनों डरते थे और बातें करते हुए आते थे कि कैसा होलनाक, कैसा खौफनाक मंजर है इर्द गिर्द जो रात को आते हुए यहाँ पे नज़र आता है। और कई दफ़ा उनके सामने ऐसा हुआ, जब उनकी गाड़ी उस कच्चे रास्ते से आ रही होती थी तो वो दूर देखते थे कहीं आग जल रही है। आग उन्होंने कई दफ़ा देखी थी और वो इस बात पे हैरान इसलिए नहीं होते थे कि रात के इस पहर उस सामने जो नज़र आने वाली आग है वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, तो फिर कौन है? हो ना हो ये कोई मखलूक ही है जो आग की सूरत में सामने मौजूद है। जब उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और वो उससे एक दिन बाद, यानी उसने अगर कहा मैं हफ्ते को आ रहा हूँ, तो वो इतवार को रवाना हुआ। रात का पहर था, उन्होंने खाना खाया, वो और उसका मुलाजिम गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गए। जब उस कच्चे रास्ते से गाड़ी ड्राइव करते हुए काफ़ी अंदर चले गए तो उनको एहसास हुआ कि रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं
और हम उस रास्ते पे आ चुके हैं जो ना सिर्फ वीराने पे है बल्कि कच्चा रास्ता है और जहां कई दफ़ा हमने आग देखी है। तो बहरोज़ खान ने अपने उस मुलाजिम से कहा कि कैसा खौफनाक रास्ता है ये, जब भी गुजरते हैं दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जब इर्द गिर्द निगाह पड़ ही जाती है गलती से तो कहीं ना कहीं लाजमी आग नज़र आती है। और ये आग नहीं है, ये वही वजूद है जो आग से बने हुए वजूद हैं, जो आग से बनी हुई मखलूक है, जो अपना आप इस तरह जाहिर करती है कि वो आग लगा के, मतलब आग की सूरत में हमें नज़र आते हैं। उस दिन भी उन्होंने जब मुलाजिम ने साइड पे देखा तो उसको एक जगह पे आज रूटीन से ज़्यादा बड़ा आग का शोला नज़र आया और वो दूर नहीं था, जो हमेशा लेफ्ट या राइट दूर नज़र आता था, आज वो उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब था। और उसकी मुलाजिम के मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई उस आग के गोले को देख के, जितना वो गाड़ी के करीब था। और जब उसने हल्की सी चीख मारी तो बहरोज़ खान जो उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था फौरी तौर पे मुखातिब हुआ अपने मुलाजिम की तरफ, और जब उसने भी मुड़ के देखा उसी साइड पे जहाँ पे मुलाजिम देख के चीख मार चुका था तो वो आग थी और गोल ऐसी थी जैसे गोल सर्कल होता है, वो आग से भरा हुआ था और यूं उसके शोले ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो एक इतने बड़े एरिया पे आग लगी हुई थी कि अगर कोई इंसान आग लगाना भी चाहता तो दूसरा हैरान हो जाता कि इतने बड़े एरिया पे क्यों एक आग लगा रहे हो। आप यूं कह सकते हैं कि जैसे कोई 2 कनाल का मकान हो और उसको आग लगा दी जाए और वो सर्कल की सूरत में हो, तो इतनी बड़ी आग थी। 2 कनाल के मकान को जिस तरह आग लगाई जाए तो कितना बड़ा वो एक गोल दायरा बनेगा, दो कनाल का, तो इतने बड़े दायरे की सूरत में एक आग थी और उसके शोले ऊपर जा रहे थे। तो वो फौरन दोनों समझ गए कि आज वो मखलूक जो अक्सर हमें नजर आती है दूर दराज, आज उसने अपना डेरा इस जगह पे लगाया हुआ है। वो दोनों डर तो गए, लेकिन फिर उस डर को, उस खौफ को भुलाने के लिए वो आपस में बातें करनी शुरू हो गई। उसने अपने मुलाजिम को तपकी दी, शोल्डर पे हाथ मारा और कहा कि छोड़ो यार, किधर तवज्जो दे रहे हो, किधर वो कर रहे हो, क्यों डर रहे हो, छोड़ो, ये तो रूटीन का मसला है, कोई बात करो, कोई अच्छी सी बात सुनाओ। अभी वो ऐसी बात कर ही रहे थे कि एकदम से वो जो उसको अपने मुलाजिम को बहरोज़ खान नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था कि उसी की निगाह पड़ी उसी कच्चे रास्ते पे जहाँ से वो दोनों जा रहे थे कि उसको गाड़ी को स्लो करना पड़ा। एकदम से जो गाड़ी स्पीड में थी स्लो करना पड़ा क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट्स जो दूर तक उस कच्चे रास्ते को दिखा रही थी, तो उन्होंने दिखाया कोई है जो उस कच्चे रास्ते पे मौजूद है। जैसे ही जो मौजूद था उसको उन्होंने देखा तो एकदम से गर्दन घुमाई और वापस उस आग को भी देखा कि आग को तो अभी सिर्फ क्रॉस ही किया है, तो साथ ही कोई और सामने आ गया है। तो हैरत की बात यह थी कि आग गायब हो चुकी थी, क्योंकि आग से अभी ज्यादा दूर वो नहीं गए थे। आग तो नजर आनी चाहिए थी, लेकिन अब पीछे कोई आग नहीं थी। और जब उस आग से गर्दन हटाकर वापस उसी की तरफ देखा, क्या वो भी मौजूद है जो सामने था, तो वहां कोई नहीं था। तो मुलाजिम ने बहरोज़ खान की तरफ इस तरह देखा कि क्या हुआ है बहरोज़ खान को, कि पीछे पहले उसने मुड़ के देखा और फिर वो आगे देख रहा है। तो उसने पूछा, साहब क्या हुआ है? तो बहरोज़ खान को अंदाजा हुआ कि शायद जो मैंने सामने खड़े हुए किसी को देखा था, मेरा मुलाजिम उसको नहीं देख सका। तो उसने पूछा, तुमने सामने देखा था? उसने कहा, जी मैं सामने ही देख रहा था। उसने कहा, क्या देखा? उसने कहा, कुछ भी नहीं। तो एकदम बहरोज़ खान को अंदाजा हुआ शायद जो चीज़ मैंने देखी है मेरा मुलाजिम नहीं देख सका। तो उसने कहा, पीछे आग को देखा है? तो उसी वक्त उस मुलाजिम ने भी मुड़ के आग को देखा तो आग वहां पे नहीं थी। तो उसने कहा, सर आग पीछे नहीं है। उसने कहा, ओके। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि आग दोनों को ही नजर आई थी और आग जब खत्म हुई है तो दोनों को नजर आई है, लेकिन सामने जो था वो सिर्फ बहरोज़ खान को नजर आया था। फिर वो बातें करना शुरू हो गए और गाड़ी जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से चलना शुरू हो गई। अभी थोड़ी ही वो दूर गए थे, बहरोज़ खान को ऐसे लगा हेडलाइट्स की रोशनी में अभी भी सामने कोई उस रात की तारीकी में वहां है। अब उसने कुछ सेकंड उसको मुसलसल घूरा कि आया मेरा वहम है या अब भी कोई है, या पहले मेरा वहम था। तो उसको लगा नहीं अब कोई है। तो उसने गर्दन
घुमाई और मुलाजिम की तरफ देखा, ये देखने के लिए क्या उसको भी कोई नज़र आया है, तो उसने एक लम्हे में महसूस कर लिया कि खौफ उसके चेहरे पे भी आ चुका है। इसका मतलब यह है इस दफ़ा जो चीज़ उसने देखी थी वो मुलाजिम भी देख चुका था, क्योंकि उसके चेहरे पे खौफ था। और जैसे ही गर्दन घुमा के बहरोज़ खान ने मुलाजिम की तरफ देखा जिसके चेहरे पे खौफ था, तो उसी लम्हे मुलाजिम ने भी अपनी गर्दन हटाई, मोड़ी और बहरोज़ खान की तरफ देख के कहा, साहब ये कौन है? ये कौन है का मतलब यही था कि इस लम्हे है आग और सामने ये कौन है? गाड़ी जो पहले ही वो स्लो कर चुका था, आहिस्ता आहिस्ता उसने और स्लो कर दी। और जब गाड़ी करीब पहुंची तो उन दोनों की निगाह पड़ी कि एक खातून जिसके बाजू इस तरह हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक चूड़ियाँ, एक चोलिस्तानी, बहुत सारे लोगों ने चोलिस्तान का कल्चर जिन्होंने देखा है, मैंने तो वहाँ पे जाके देखा है, चोलिस्तानी जो औरतें होती हैं चूड़ियाँ इस तरह की पहनती हैं कि ये मोटी मोटी कंगन टाइप कह लें, बड़ी बड़ी होती हैं, यहाँ से शुरू होती हैं और पूरी यहाँ तक पहनी होती हैं उन्होंने दोनों बाजू में। तो एक खातून जिसके दोनों बाजू जो थे वो चूड़ियों से भरे हुए थे, और उसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो चोलिस्तानी ड्रेस था जो चोलिस्तान में रहने वाली औरतें पहनती हैं, लेकिन उसके पाँव में जूती नहीं थी, वो नंगे पाँव थी। और उसकी जो स्किन टोन थी जो पाँव की सूरत में उनको नजर आई, क्योंकि वो करीब पहुंच चुके थे, आहिस्ता आहिस्ता देख रहे थे और बगौर उनका जायजा ले रहे थे, वो काले स्याह थे। हाथ जो थे वो भी काले स्याह थे और हल्के हल्के उनके आगे नाखून भी बढ़े हुए थे, और उसने चोलिस्तानी दुपट्टा था जो मुंह पे डाला हुआ था और वहां पे वो खड़ी हुई थी। जैसे ही गाड़ी उस खातून के करीब पहुंची जिसने बाजू पे तो कंगन टाइप सफेद से पहने हुए थे जूतों के बगैर, और गले में उसने ज्वेलरी टाइप पहनी हुई थी, इसका मुंह छुपा हुआ था उस दुपट्टे की वजह से, गाड़ी जैसे ही करीब पहुंची वो एकदम से घूम गई। उसने अपनी कमर गाड़ी की तरफ कर ली और फेस दूसरी तरफ। उसके बाद उसने आहिस्ता एक कदम आगे की तरफ रखा। वो कदम नहीं थी, वो उनकी वो दिल की धड़कन थी जो धक 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 करके दोनों की गाड़ी में बैठे हुए तेज हो रही थी। वो उस एक कदम से और ज्यादा उछलना शुरू हो गई। उसने दूसरा कदम रखा, फिर उसने और कदम रखा, और फिर वो कदम रखते हुए मुसलसल चलना शुरू हो गई। तो उन दोनों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो जो कोई भी है जिसने अपना मुंह नहीं दिखाया, जिसने अपना दुपट्टे से मुंह छुपाया हुआ है और कदम रखती हुई घूम गई है और कदम पे कदम रखती हुई चल रही है, हम क्या करें? गाड़ी वापस घुमाएं या गाड़ी को इसी तरह जाना स्टार्ट रखें? उन्होंने फैसला किया कि हम गाड़ी को ही ऐसे स्टार्ट रखते हैं। उन्होंने गाड़ी को आहिस्ता से आगे बढ़ाया और वो औरत जो चलना शुरू हो गई थी उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज हो गई। ऐसे लगा जैसे वो कह रही हो, आओ मेरे पीछे आओ। बहरोज खान जो एक दिलेर शख्स तो था ही, बहुत बहादुर तो था ही, लेकिन इस लम्हे वो भी घबरा गया था जब अचानक उसने उसको देखा था और उसके बाद उसने टर्न लिया और वो मुंह छुपाए जो भी थी चलना शुरू हो गई। तो एक लम्हे को ये समझ गया था इस लम्हे कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मैंने आग को देखा और इसी को देखा, ये गायब हो गई, नौकर इसको नहीं देख सका, अब ये फिर सामने आई है तो इसका मतलब है ये हवाई मखलूक है, ये कोई जिन है, ये कोई जिननी है, या कोई चुड़ैल है। उसने कहा मुझे बजाय खौफजदा होने के, क्योंकि मैं डरूंगा तो ये भी डर जाएगा, बजाय खौफजदा होने के गाड़ी को जारी रखना चाहिए और हारन देना चाहिए कि इसे रास्ता दूं। अगर ये रास्ता नहीं देती तो मैं तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ यहाँ से गुजर जाऊँ, क्योंकि पीछे भी तो आग थी। ये मखलूक इसका मतलब है आगे भी है पीछे भी है। तो उसने ऐसे ही किया। अभी वो हारन देने ही लगा था कि जो गाड़ी है जो अपनी स्पीड से चल रही थी, उसने महसूस किया गाड़ी ने एक हल्का सा झटका लिया। उसने हारन नहीं दिया, जैसे उसको इशारा कोई दे रहा हो चलते रहो। और वो थोड़ा सा तेज हुआ तो उसको महसूस हुआ जो वो आगे चल रही है, इस बात पे वो हैरान हो गया कि वो तो कदम रख रही है ऐसे, और गाड़ी तो अच्छी खासी स्पीड में है, तो मेरी गाड़ी उसके करीब क्यों नहीं जा पा रही। जब ये बात बहरोज खान के दिमाग में आई तो उसी लम्हे उसने गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाई, क्या आया मैं अब उसके करीब जा सकता हूं। तो उसने देखा जो वो खातून आगे चल रही थी, वो चुड़ैल, वो जिननी, वो जो भी थी जो आगे चल रही थी, उसकी भी स्पीड तेज हो गई।
अभी भी वो दौड़ नहीं रही थी, चल रही थी, लेकिन गाड़ी उसके करीब नहीं जा पा रही थी। जब 100% बहरोज खान को यकीन हो गया कि रात के इस समय कोई औरत नहीं है, क्योंकि बाजू का इंसानी दिमाग है, ये भी सोच रहा है हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत हो, कोई औरत आ गई हो, तो उसको यकीन हो गया ये कोई औरत नहीं है, वही मखलूक है। मेरी गाड़ी की स्पीड के बावजूद भी मैं उसके करीब नहीं पहुंचना चाह रहा था। उसने एकदम गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा दिया। वो जो गाड़ी शायद कोई 40-50 की स्पीड से पहले चल रही थी, वो गाड़ी को एकदम से उसी कच्चे रास्ते पे 70-80 पे लेके आ गया। जब गाड़ी 70-80 की स्पीड पे आ गई तो वो जो आगे चल रही थी वो दौड़ना शुरू नहीं हुई, वो अब भी चल रही थी। उसके बाजू जिस तरह इंसान चलता है और इस तरह स्टेप लेता है, उसके बाजू इस तरह चलते हुए स्टेप ले रहे थे, लेकिन गाड़ी उसको फिर भी करीब नहीं पहुंच पा रही थी। गाड़ी इतनी स्पीड में होने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा पा रही थी। और फिर जब गाड़ी की स्पीड 90 के करीब हो गई तो गाड़ी उस कच्चे रास्ते पे जहां पे उछल रही थी, धक्के की वजह से, कच्चे रास्ते की वजह से गाड़ी के अंदर एक जलजला सा आया हुआ था, क्योंकि कच्चा रास्ता और आप इतनी तेज से मट्टी उड़ाते हुए जा रहे हो तो वो सामने वाली जिसको आप करीब जाना चाह रहे थे वो भी आपको करीब नहीं आने दे रही थी। दौड़ती भी नहीं जा रही थी, चलती जा रही थी, आपको करीब नहीं आने दे रही थी। और वो एक ऐसा लम्हा था जब बहरोज खान ने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी कि जो भी है अब मुझे रास्ता दे दे, क्योंकि अब उसके दिल में ये आ गया था कि शायद ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, मेरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि गाड़ी उछल रही है कच्चे रास्ते पे और ये फिर भी नहीं हट रही, तो अब गाड़ी को नुकसान हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आयतुल कुर्सी ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दी। और उसने अभी आयतुल कुर्सी पढ़ी ही थी कि वो जो सामने चल रही थी और गाड़ी को करीब नहीं आने दे रही थी वो गायब हो गई। उसने मुसलसल विर्द आयतुल कुर्सी का उस कच्चे रास्ते पे जो बर्फीरान कहीं दूर दूर तक इंसानी आबादी नहीं थी जारी रखा। और पहुंचते 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 अल्लाह का नाम लेते 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 गाड़ी चलाते 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 आखिरकार वो पहुंच ही गए अपनी मंजिल मकसूद पे, जहाँ पे घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो समझ गए आज कुछ तो ऐसी हुई है अनहोनी जिसकी वजह से ये दोनों के चेहरे बता रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो जिस बात को पहला उनका अंदाज़ा गया वो ये था कि शायद कोई डाकू पड़ गया है या कुछ है, तो उन्होंने कहा हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई डाकू पड़ गया है या कोई दौलत ले गया, कोई मसला नहीं, आपकी ज़िंदगी तो महफूज है। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी डाकू नहीं पड़ा, बल्कि बहरोज खान ने वाक़या सुनाया कि ये वाक़या हुआ है। तो हाजी साहब दीनदार बंदे थे, बीवी को एक ऐसी सूरत में देख चुके थे, तो वो फ़ौरन समझ गए कि जो बीवी के साथ किसी का एक रिश्ता था, वाबस्तगी थी और जाते हुए गुस्सा कर गई थी, शायद फिर किसी ने शरारत की है बेटे के साथ भी। तो उन्होंने बेटे को कवर किया, रिलैक्स किया, नौकर को भी, यहाँ तक कि उन्होंने 2-3 दिन के अंदर महसूस किया कि दोनों नॉर्मल हो गए। पढ़ते भी रहे, उनको पानी भी पिलाते रहे पढ़ पढ़ के। वक्त तेज़ी के साथ गुजरना शुरू हो गया। ये वाक़या कुछ अरसे के बाद शायद भूल भी गए घर वाले कि अल्लाह की मखलूक है, कहीं ना कहीं नज़र आती है, और जब इंसान वीरानों में आता है तो हो सकता है आपकी भी मुलाकात हो गई हो। इस तरह उन्होंने बात को कवर किया कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ अरसे के बाद घर में फिर एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ कि बहरोज खान बैठा खाना खा रहा था, खाना खाते खाते वो ऐसे नीचे गिरा जैसे वो सो गया हो। तो घर वाले परेशान हुए कि ये क्या हुआ है। वो समझे शायद थका हुआ है, इतनी इसको गहरी नींद आ गई है, दिन का टाइम है और गर्मी भी है, शायद खाना खाते खाते ही सो गया है। पहली दफ़ा जब ये वाक़या हुआ शायद किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो सोया नहीं था, वो नीम बेहोश हुआ था अपनी माँ की तरह। दूसरी और तीसरी दफ़ा यकीनन ये बात खटक गई घर वालों को कि शायद पहली दफ़ा तो हम इस बात को इग्नोर कर गए, लेकिन दूसरी और तीसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बहरोज खान खाना खाते खाते इस तरह जिस जगह पे बैठा होता है उस जगह पे इस तरह लेट जाता है जैसे इतना थका हुआ था कि बिल्कुल सो गया, गहरी नींद। और जब बात हाजी साहब के कानों तक पहुंची, हाजी साहब एक लम्हे में समझ गए कि बात वो नहीं है ये जो ये बता रहे हैं। वो समझ गए कि ज़िंदगी में इससे पहले भी इसकी माँ के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, और अब ये भी बैठे बैठे जो सो जाता है, सो नहीं जाता बल्कि नींद
बेहोश हो जाता है। और यही हुआ कि एक दिन जो रूटीन बन चुकी थी, अक्सर अब खाना खाते खाते जो सो जाता था, एक दिन हाजी साहब भी घर में मौजूद थे और नौकर ने आके बताया कि बहरोज़ खान उसी हालत में चला गया है जिसमें आपको बताया गया था। तो हाजी साहब फ़ौरन कमरे में आए और देखा बेटा सो रहा है, और ना सिर्फ सो रहा है, कुछ बुड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है। हाजी साहब जो इन लम्हों से, इन वाक़यात से गुजर चुके थे, एक लम्हे में ही समझ गए कि मामला कुछ और है। तो बेटे को मुखातिब करके कहा, कौन हो तुम? वो जो बेटा नीम बेहोशी की हालत में था, आंखें जिसकी बंद थी, बाप के इस लफ्ज़ पे कि कौन हो तुम, कुछ बुड़बड़ाया। हाजी साहब ने फिर आवाज़ दी, मैं समझ नहीं पाया, क्लियर बोलो, कौन हो तुम? अब की गार हाजी साहब का जो लहजा था वो गरजदार था, गुस्से वाला था। कौन हो तुम? तो आगे जो भी था उसने कहा, दोस्त हूं। हाजी साहब ने पूछा, किसके दोस्त हो? बहरोज़ खान का। कैसे दोस्त बन गए इसके? उसने कहा, मैं और बहरोज़ खान इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर इसने अचानक तालीम छोड़ दी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अब भी इसको लाइक करता हूँ, मैं अब भी इसका दोस्त हूँ, अब भी ये मेरा दोस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर वक्त इसके साथ रहता हूँ। तो जब उसने कहा मैं हर वक्त इसके साथ रहता हूँ, तो हाजी साहब ने कहा, इसके साथ क्यों रहते हो? तुम्हें नहीं पता ये इंसान है और तुम किसी और मट्टी से, ये मट्टी का बना हुआ इंसान है और तुम आग से बनाए गए हो। ये बशर है, तुम बशर नहीं हो, तो तुम इसके साथ क्यों रह रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें बशर के साथ रहने की इजाज़त नहीं है? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन का बच्चा हूँ, लेकिन मेरा ये दोस्त है, मैं इसको अपना दोस्त समझता हूँ, मैं इकट्ठे पढ़ते रहे इसलिए मैं इसके साथ रहता हूँ, मैं इसको तंग नहीं करता। तो भाई साहब ने कहा, ये तंग करना नहीं है तो ये क्या है? ये खाना खाते खाते जो सो जाता है, बेहोश हो जाता है, तुम इसके अंदर आते हो और अपना वजूद हमें महसूस कराने की कोशिश करते हो। हाजी साहब ने कहा, तुम जो भी हो, तुम्हें इसके अंदर से जाना होगा। तो उसी लम्हे एक वो जो अपनी जगह पे लेटा हुआ बहरोज़ खान था, जिसकी आंखें बंद थीं, जिसके अंदर से मुंह के, जिसके होंठ हिल रहे थे और आवाज़ किसी और की थी, होंठ बहरोज़ खान के ही हिल रहे थे, लेकिन जो आवाज़ें थीं वो बहरोज़ खान की नहीं थीं, वो लहजा किसी और का था, वो गला किसी और का था। बहरोज़ खान जिस आवाज़ में बोलता था वो आवाज़ नहीं थी। उसने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो उसने एक गंदी सी गाली निकाली उस मुलाजिम को जो अक्सर बहरोज़ खान के साथ होता था, जुमे को, उसका नाम था जुमा। तो उसने जुमे को एक गंदी सी गाली निकाली और उसको कहा, जुमा, गाली दे के कहा, मुझे चाय पिलाओ। वो जो जुमा पहले भी एक वाकया देख चुका था, इस वक्त खड़ा ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था, समझ तो चुका था कि इस वक्त ये बहरोज़ खान नहीं बोल रहा, ये आवाज़ किसी और की है। और जब वो अपने मुंह से कह चुका था ये इंसान है और मैं जिन का बच्चा हूँ, तो वो समझ गया था। जो थरथरा रहा था, खड़ा कांप रहा था, भागता हुआ चला गया किचन में चाय बनाने, बगैर किसी से पूछे, क्योंकि उसको उस वक्त उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस वो गया और जात के फौरी तौर पे चाय बनाना शुरू हो गया। और इतनी देर में हाजी साहब मुसलसल उसके साथ यही बात करते रहे कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम उसको समझाने की कोशिश करते रहे और वो हाजी साहब के साथ मुसलसल यही बात करता रहा कि मैं इसको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, कभी कभी इसके पास आता हूँ तो मुझे आने दिया करें, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इतनी देर में जुमा चाय लेके आ गया। जब वो चाय पेश करने लगा तो हाजी साहब एकदम से चौंके और वो जो कप सोया हुआ, जिसने आंखें बंद की हुई थी और जिसने गाली दी थी जब, तो अपनी गर्दन भी मोड़ दी थी जुमे की तरफ। उस वक्त वो फेस जो आंखें बंद थी, आंखें नहीं खोली, जुमे की तरफ फेस को उसने मोड़ के कहा था चाय लेके आओ। वो फेस वापस सीधा लेटा हुआ था, लेकिन जब चाय आई तो सोए हुए बहरोज़ खान ने अपना हाथ ऐसे कर दिया जैसे वो चाय का कप लेना चाह रहा हो। जैसे ही वो जुमा उसके करीब कप लेके गया तो वो हाजी साहब एक लम्हे में तेजी से आगे बढ़े और उस कप को जमीन पे हाथ मारा और गिरा दिया। तो सारे घर वाले तो इस मंजर को देख रहे थे, मुलाजिम भी और बाकी लोग भी, वो चौंके कि हाजी साहब ने क्या किया।
तो उस वक्त हाजी साहब ने कहा, कोई और भी थी जो इसकी माँ से पानी मांगा था उसने, और पानी का एक घूंट पी के इस पे फेंक गई थी। क्या आज तुम भी वो हरकत करना चाहते हो? तो आगे से वो चीखा, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है, ना हरगिज़ ये, मेरे ये अच्छा लगता है, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो भाई साहब ने कहा, अगर वाकई तुम्हारा ये दोस्त है और तुम इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो खाओ कसम कि तुम अभी जाओगे और ज़िंदगी भर वापस नहीं आओगे, अगर ये तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम दुश्मनी करना चाहते हो तो फिर तुम दुश्मनी नहीं कर सकोगे, ना मैं तुम्हें करने दूंगा। तो उसने कहा, मैं दुश्मनी नहीं करना चाहता, ये मेरा दोस्त है। तो हाजी साहब ने उसको एक बहुत बड़ी कसम दे के कहा, फिर इस कसम को खाओ और इसको छोड़ के जाओ और ज़िंदगी भर फिर वापस नहीं आओगे, क्योंकि अगर दोस्त है तो इसको माफ़ कर दो। माफ़ करने से मुराद ये थी हाजी साहब की कि इसकी ज़िंदगी बख्श दो, इसके पास ना आया करो, क्योंकि तुम अगर इसके पास आओगे तो सारी दुनिया कहेगी इसके साथ जिन्नात हैं, तो दुनिया से इसका नाता टूट जाएगा, सब इससे डरेंगे, इससे खौफजदा होंगे और ये एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकेगा, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको छोड़ दो। उसने कहा, हाजी साहब मुखातिब होके कहा, लहजा अब उसका जो पहले एक अजीब सा लहजा था, नरम लहजा था, अब सख्त लहजे में आ गया। उसने कहा, हाजी साहब, एक सख्त लहजे में कहा, हाजी साहब हाँ मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, हाँ ये मेरा दोस्त है, और मैं इस दोस्ती की लाज रखते हुए कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद इसके अंदर नहीं आऊँगा। चाय मैं आपके घर से ज़रूर पीना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपने दोस्ती का कहा है, तो इस दोस्ती के रिश्ते को निभाते हुए मैं अपने फ़लाँ की, उनकी भी उन्होंने वो लिख के वो भी बताई है जो कसम होती है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा कि जिनात की होती है, वो कसम खा के कहता हूँ मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और थोड़ी ही देर के बाद वो कसम खाने के बाद खुदा हाफिज़ करके चला गया, ये कह के कि मैं ज़िंदगी भर अब इसके करीब नहीं आऊँगा। और कुछ ही 30 या 40 सेकंड गुजरे होंगे कि बहरोज़ खान ने अपनी आंखें खोल दी, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो एकदम से वो तेज़ी से उठ के बैठ गया, जैसे क्या हुआ है, और वो उन घर वालों को सामने खड़ा हुआ देख के परेशान हो गया कि ये सारे मेरी तरफ क्यों मुतवज्जो हैं और मैं क्यों लेटा हुआ हूँ, क्योंकि उसकी इस कैफियत का उसको खुद भी नहीं पता था, और हाजी साहब ने भी मना कर दिया था कि किसी ने उसको इसकी कैफियत का बताना नहीं है। तो आज पहली दफ़ा उसने आंखें इस तरह खोली थी कि सबको खड़ा हुआ देखा था, तो वो परेशान हो रहा था कि घर में क्या हो रहा है। तो उस दिन हाजी साहब ने पहली दफ़ा उसको बताया कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, तुम कई दफ़ा इस तरह खाना खाते हुए सो जाते थे और मुलाजिम तुम्हारे आगे से खाना उठा लेते थे, और जब तुम नींद से बेदार होते थे तो तुम समझते थे कि तुम शायद नॉर्मल तरीके से सो गए हो, जबकि तुम नॉर्मल तरीके से नहीं सोते थे। फिर उन्होंने उसको पूरा वाक़या जो हुआ था वो बताया, और उसको कहा कि आज के बाद तुमने एक एहतियात करनी है। वो कसम देकर तो गया है, लेकिन उसके बावजूद तुमने ये वाली आयत और ये वाली सूरतें जो है मुझे जो बताई गई थी पढ़ते रहना है। पानी, इसका तरीका ये है जो मैं भी इस तरह करता हूँ, पानी का गिलास लेना है और पानी के गिलास के ऊपर पढ़ना है, पढ़ के फूंक मारनी है और उसके बाद पानी पी लेना है, ताकि दोबारा कभी भी ये तुम्हारे करीब ना आ सके। और बहरोज़ खान ने बाप की इस बात को लिख लिया कि अगर मेरी ज़ात के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं उसको अब अपने करीब नहीं आने दूंगा। और वो हमेशा यही करता था, पानी का गिलास उठाता था, उस पर पढ़ता था और पी लेता था। बहरोज़ खान की ज़िंदगी में दोबारा फिर वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन एक दिन उसने अपने बाप से ज़रूर पूछा था, ये कौन था जो मेरे साथ था, मेरे अंदर आता था, और वो कौन थी जो मुझे नज़र आई थी, जिसने ज्वेलरी पहनी हुई थी, सर पे मुंह के ऊपर दुपट्टा, चुनरी वाला जो दुपट्टा होता है चोलिस्तानी, वो डाला हुआ था, और लिबास जो था वो चोलिस्तानी एक ख़ास लिबास होता है वो सारा पहना हुआ था जो पाँव से नंगी थी, और गाड़ी की स्पीड से भी तेज़ उड़ने वाले अंदाज में वो चलती थी। वो कौन थी? हाजी साहब बेटे को कुछ बताना चाहते थे, जैसे वो कुछ जानते हों, लेकिन साथ ही उन्होंने बेटे से कहा, अगर मैं शायद तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे दिमाग पे साइकोलॉजिकली इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिस रास्ते जाना नहीं है तो उसका पता क्यों पूछते हो? जो बताया है बस वो कुरान मजीद का आयत पानी पे पढ़ते रहो और अपने अल्लाह का जिक्र करते हुए आगे ज़िंदगी को गुजारे, आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहो। इन चीज़ों में जितना घुसोगे उतना उलझ जाओगे।
और ये वाकई बात सही है। मैं भी अक्सर आपसे कहता हूँ, आप लोग कुछ मुझसे कहते हैं ये वाली बात भी बता दें, ये भी बता दें। कुछ लोग तो बात को हजम कर जाते हैं, हर शख्स उस बात को हजम नहीं कर सकता, डर जाता है। कहानी सुनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं होता, कुछ लम्हे के लिए उस जगह पे लेके जाना होता है कि आप अपने दुनिया के गमों को, परेशानियों को भूल के उस कहानी को सुन को एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि ये कहानी आपके साथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई मखलूक आपके पास आ जाएगी, नहीं, आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारते रहेंगे। किसी को एक्शन मूवी अच्छी लगती है तो वो फाइटिंग देखता है, तो क्या उसकी ज़िंदगी में भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं? कोई कॉमेडी देखता है तो क्या उसकी ज़िंदगी में भी कहके शुरू हो जाते हैं? नहीं, आप उस लम्हे को एंजॉय कर रहे होते हैं, एक्शन देख के, कॉमेडी देख के, सस्पेंस देख के या हॉरर देख के। तो हॉरर देखने का मतलब ये नहीं होता, या सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ भी वैसा होगा। इंसान जब भी साइकोलॉजिकली चीज़ें अपने दिमाग पे सवार करता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता होता है। सो वो दिन और आज का दिन, जब तक वो जिंदा रहा या जिंदा है, मुझे इस बात का उन्होंने नहीं बताया, बहरोज़ खान का, लेकिन दोबारा कभी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा नहीं हुआ, ना ही किसी खातून का नज़र आया जो पहली एक दफ़ा नज़र आई थी, ना ही उसकी जिस्म के अंदर दोबारा से कोई आया, और वो अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल तरीके से गुजारता रहा। बहुत सारी कहानियाँ मुझे आई हुई हैं, मेरी ख्वाहिश है 1 by 1 मैं सारी सबको आपको सुनाता जाऊँ, लेकिन कुछ लोगों ने अभी कहानियाँ भेजी हुई हैं तो सोच रहे होंगे कि हमारी कहानी क्यों नहीं सुनाई। तो मैं आपको बता दूँ, और भी भेजें, मैं सबकी सुनाऊँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आप ये ना सोचिएगा कि आपकी कहानी शामिल नहीं होगी, आपकी कहानी ज़रूर शामिल होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए कि पहले जो आपसे पहले लोगों ने कहानियाँ भेजी हुई हैं पहले वो सुनाऊंगा और उसके बाद आपकी कहानी सुनाऊंगा। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, इस पर आप अपनी कहानी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजिए या लिख के भेजिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होगी। ये थी आज बहरोज़ खान की कहानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। सो आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।